एक पति अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए अपनी नौकरी से 10 दिन की छुट्टी लेता है और अपने घर बिना बताए सीधा घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जाकर जैसे वो देखता है तो उसके घर में उसकी माँ और उसकी बेटी खेल रहे थे और जैसे वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ मेरी पत्नी कहाँ है, तो वह कहने लगती है कि बेटा वो तो अपनी सहेली के यहाँ पर गई है और कहा था कि 2-3 घंटे लगेंगे। अब इस बात को सुनकर जो पति होता है वह बिल्कुल शांत होता है और मुस्कुराते हुए वहां से अपने एक दोस्त से मिलने के लिए चला जाता है, जो दोस्त काफ़ी दिनों से उससे कह रहा था कि इस बार संडे को आए तो मेरे से मिलकर जाना। इसके बाद जैसे वह व्यक्ति अपने दोस्त के यहाँ पर जाता है तो दोस्त का घर का दरवाजा खुला हुआ था और जैसे ही अंदर जाकर वह अपने दोस्त को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी पत्नी जो अपनी सहेली के लिए घर से बोलकर गई थी वह वहीं पर थी। और जैसे वो अपने दोस्त और अपनी पत्नी को एक साथ देखता है तो उसके बाद कुछ ऐसा कर देता है जिसकी उन दोनों ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या किया था उसने ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है और एक उनका लड़का है, जिस लड़के का नाम है राजीव। राजीव की एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद वह अपने पति के साथ अपने घर में रहा करती है। राजीव ने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करके वह सरकारी नौकरी को लगना चाहता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे पढ़ाने लिखाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और वह इस पढ़ाई को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहता। अब राजीव के पिता जो खेती किसानी किया करते थे, अब चारों तरफ गांव में जब उसके बच्चे का बात आती है तो वहां पर लोग कहने लगते हैं कि अब तो बच्चा सयाना हो गया है और तुझे अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो इसी वजह से जो राजीव के पिता होते हैं वह उससे कहने लगते हैं कि बेटा मेरे ख्याल से अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो राजीव होता है वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी अभी से मैं शादी नहीं करूंगा, पहले मुझे सरकारी नौकरी लगनी है और उसके बाद ही शादी करूंगा। तो पिता कहने लगते हैं कि बेटा अड़ोस पड़ोस वाले बातें बनाने लगे हैं और मैं इसी वजह से कह रहा था। तो उसके बाद राजीव थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद अपने पिता से कहने लगता है कि ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे केवल 2 साल दे दो। अगर 2 साल में मैं कामयाब नहीं होता हूं तो उसके बाद भले ही आप मेरी शादी करा देना, लेकिन 2 साल तो मुझे कैसे भी करके दे दो। अब पिता जब अपने बेटे की लगन को देखता है तो वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है और उसके बाद जो राजीव होता है वह अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है। उसने टीचर लाइन की पढ़ाई की थी और उसी लाइन की वह जॉब देख रहा था। जैसे ही पहले साल फॉर्म निकलते हैं तो उन फॉर्म को फिल करता है, अच्छी तरह से टेस्ट देने के लिए जाता है, लेकिन 1-2 नंबर से वह रह गया था, यानी कि उसका टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ था। इसके बाद राजीव और भी ज़्यादा मेहनत करता है और दूसरी बार जैसे ही वो टेस्ट आता है तो उस टेस्ट को क्वालिफाई कर देता है और फिलहाल वह एक टीचर बन चुका था। अब जैसे वह टीचर बनता है और ये बात उसके माता पिता को पता चलती है तो माता पिता बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि पिता ने बचपन से ही खेती बाड़ी की थी, लेकिन यहाँ पर उसके बेटे ने पढ़ लिख कर एक टीचर बनकर दिखा दिया है और इससे गांव में चारों तरफ उसके पिता का नाम हो गया था। इस बात से पिता को बड़ी खुशी होती है और जब राजीव अपने पिता को खुश देखता है तो वह भी बड़ा ही खुश होता है। जैसे ही बेटा टीचर बन जाता है तो उसके बाद पिता कहने लगते कि बेटा अब तो तू नौकरी लग चुका है तो क्यों ना अब मैं तेरी शादी करा दूं। तो उसके बाद राजीव कहने लगता कि हाँ पिताजी आप बेशक से मेरी शादी करा दो, लेकिन अभी 6 महीने और रुक जाओ। जब 2 साल आप रुक गए तो 6 महीने में कौन सी आफत आ रही है, क्योंकि 6 महीने में मैं अच्छी तरह से सेटल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी जहां लगनी थी वहां पर मेरी पोस्टिंग आ जाएगी और उसके बाद शादी होगी तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। इस बात को सुनकर पिता भी मान जाते हैं और अगले 6 महीने में जो राजीव होता है वो अच्छी तरह से अपनी नौकरी करने लगता है। लखनऊ के अंदर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी और वहां पर वह अपने लिए किराए कमरा ले लेता है और वहीं पर रहकर नौकरी करने लगता है। जैसे उसे पहली सैलरी मिलती है तो उस सैलरी को लाकर वह अपने पिता के हाथ में रखता है और साथ में अपनी माँ को एक थैला देता है। जैसे पिता पैसों को देखता है और माँ उस थैले को देखती है तो पूछने लगते हैं कि बेटा ये सब क्या है। तो यहाँ पर जो राजीव होता है वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि पिताजी आज तक आपने मुझे पढ़ाने लिखाने में ढेर सारे रुपए पैसे खर्च किए हैं, मैं जितना भी बोल दिया करता उतना पैसा आप मेरे लिए लाया करते, चाहे आपको कहीं पर भी कुछ भी करना पड़े, लेकिन कभी भी आपने मुझसे मना नहीं किया। तो मेरी इस पहली सैलरी पर आपका हक बनता है। और जो ये थैला माँ के हाथ में है, क्योंकि माँ ने भी अब तक मेरी अच्छी तरह से देखभाल की है, तो उनके लिए एक छोटा सा नजराना है, इसमें उनके लिए एक साड़ी है। इस बात को देखकर माता पिता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद पूरा परिवार एक दूसरे के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अब उनके दिल बदलने वाले थे। उसके बाद राजीव दोबारा से नौकरी पर चला जाता है और तभी एक दिन पिता उसे फोन करके कहने लगता है कि बेटा अब तो तुम्हारे 6 महीने भी हो गए हैं और तू ऐसा कर, अब तेरी शादी करा देते हैं, मैं कोई ना कोई लड़की ढूंढता हूं और तू उसे देखकर पसंद कर लेना। लेकिन राजीव यहां पर कहता है कि पिताजी मुझे लड़की पसंद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो लड़की आप मेरे लिए पसंद कर दोगे मैं उसी से शादी कर लूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए गलत
लड़की चूज नहीं करोगी। मुझे विश्वास है आप पर, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। तो जैसी भी लड़की आप मेरे लिए पसंद कर दोगे उसी से मैं शादी कर लूंगा। इस बात को सुनकर पिता थोड़ा सा भावुक हो जाता है और कहता है कि ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बार फोटो दिखाऊंगा और फोटो को देखकर बस मुझे ये बता देना कि लड़की तुम्हें अच्छी लगी या नहीं लगी, परिवार को मैं अपने आप देख लूंगा। इस बात को कहकर दोनों की बातें तय हो जाती हैं और यहाँ पर जो राजीव के पिता होते हैं वह उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें पास ही के गांव में एक पूजा नाम की लड़की मिल जाती है, जिसका परिवार उनके लेवल का ही था। और इसके बाद जैसे ही पूजा के घर वाले सुनते हैं कि लड़का सरकारी नौकरी में लगा हुआ है तो वे एकदम से खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी की शादी राजीव से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर जो पूजा के पिता होते हैं वो राजीव के पिता से पूछने लगते हैं कि बताइए आपकी क्या मांग जांच है और क्या क्या आपको दहेज में चाहिए। इस बात को सुनकर राजीव का पिता कहने लगता है कि मेरी तो कोई मांग जांच नहीं है, लेकिन एक बार मैं अपने बच्चे से पूछ लेता हूं, कहीं ऐसा हो कि बच्चे के दिमाग में कुछ चल रहा हो और मैं अगर तुमसे हामी भर लूं तो उसके बाद कहीं वो मना ना करने लगे। यहाँ पर पूजा के घर वाले भी कहते हैं कि हाँ जी सही कह रहे हो आप, क्योंकि आज का जमाना ही ऐसा है, बच्चों की अलग अलग डिमांड हुआ करती हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो राजीव का पिता होता है वह राजीव के पास फोन करता है और फोन करने के बाद उससे दहेज के बारे में पूछने लगता है। अब जैसे पिता राजीव से दहेज के बारे में पूछता है तो उसके बाद राजीव थोड़ी देर तक कुछ सोचता है और कहने लगता है कि पिताजी किस लिए दहेज चाहिए, हमारे पास सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी से हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं और साथ में फिलहाल हमारे पास अच्छा खासा सामान है, कोई भी दिक्कत नहीं किसी भी चीज की, तो हमें दहेज क्यों चाहिए। उन लोगों से कह दो कि 1 रुपए का रिश्ता रहेगा और हम लोग बिल्कुल भी दहेज नहीं चाहते। इसके बाद राजीव के पिता कहने लगते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा ही बोल देता हूं। राजीव के पिता फोन काटते हैं और फोन काटकर यहां पर जो पूजा के घर वाले होते हैं उनसे कह देते हैं कि देखो हमारे बच्चे की सरकारी नौकरी है तो उसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, और वो साफ साफ मना कर रहा था, कह रहा था कि हमारा तो 1 रुपए का रिश्ता रहेगा क्योंकि मैं अच्छा कमाया करता हूं और वैसे भी हमारे घर के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं है। इस बात को सुनकर पूजा के घर वाले राजीव से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आपका बेटा तो काफी ज्यादा समझदार है, आपने काफी अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन तभी यहां पर जो राजीव का पिता होता है वो कहता है कि संस्कार, मैंने तो कभी उसे कुछ भी बात नहीं बताई, वो तो केवल समाज को देखकर सीख रहा था और मैंने तो कभी उसके इन संस्कारों पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो केवल उसे पढ़ने लिखने के लिए जितना वो मांगा करता था उतने पैसे दे दिया करता था और वो अपनी पढ़ाई लिखाई को करके इतना बड़ा कब हो गया मुझे पता भी नहीं चला। इसके बाद दोनों परिवार वालों की शादी की बात तय हो जाती है और यहाँ पर जो राजीव के पिता होते हैं वह कह देते हैं कि ऐसा कीजिए, आपकी बेटी का एक फोटो दे दीजिए जिस फोटो को मैं अपने बेटे को दिखा दूंगा और अगर बेटा मान जाएगा तो उसके बाद शादी पक्की ही समझो। ऐसा कहकर राजीव के पिता पूजा की एक फोटो ले आते हैं और उसे राजीव के पास भिजवा देते हैं। अब जैसे ही वो फोटो राजीव के पास जाता है तो राजीव उस फोटो को देखते ही फिर से हामी भर देता है और यहाँ पर जो राजीव के पिता होते हैं वो फोन पर पूजा के घर वालों से शादी की हामी भर लेते हैं। इसके बाद एक निश्चित मुहूर्त निकाला जाता है और दोनों बच्चों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। जैसा राजीव ने कहा था, शादी के अंदर बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया गया था और पूजा दुल्हन बनकर राजीव के घर में आ जाती है। राजीव फिलहाल अपनी ड्यूटी से कुछ दिन की छुट्टी लेकर आया था और इसके बाद वह अच्छी तरह से पूजा के साथ रहने लगता है और यहाँ पर पूजा को भी राजीव पसंद आता है और वह भी अच्छी तरह से घर के अंदर रहने लगती है। लेकिन जैसे ही राजीव की छुट्टी खत्म होती है तो उसके बाद राजीव यहाँ से जाने लगता है और तभी जो राजीव के पिता और उसकी माँ होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा तेरी नई नई शादी हुई है तो तू ऐसा कर, अपने साथ अपनी पत्नी को ले जा, वहां पर तेरा खाना बना दिया करेगी और तुझे भी आसानी हो जाएगी। इस बात को सुनकर पहले तो राजीव कहता है कि नहीं माँ बाबू जी, पूजा को आपके पास ही रहने देता हूं, लेकिन माता पिता कह देते हैं कि बेटा अभी हम लोग अपना काम कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। इसके बाद राजीव बड़ा ही खुश हो जाता है और जैसे ही वो पूजा को इस बात को बताता है तो पूजा भी बड़ी खुश हो जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। राजीव और पूजा अपने सामान की पैकिंग करते हैं और राजीव पूजा को अपने साथ लेकर सीधा लखनऊ पहुंच जाता है और उस घर के अंदर रखने लगता है जो उसने किराए का घर ले रखा है। वहां पर पूजा रहा करती है, उसके खाना बनाया करती है और साथ में जो राजीव होता है वह ड्यूटी पर जाया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ पूजा और राजीव को लखनऊ में रहते हुए लगभग 8 साल बीत गए थे। 8 साल के अंदर उनकी एक बेटी भी हो गई थी जिसकी उम्र फिलहाल 6 साल थी और वह भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। राजीव और पूजा बड़ी खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे और राजीव ने अपनी पत्नी की लाइफ को सिक्योर करने के लिए और अपनी बेटी की लाइफ को सिक्योर करने के लिए ढेर सारी पॉलिसीज भी लगा रखी थी, जिन पॉलिसीज का उन्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला था। जब उनकी बेटी जवान हो गई तो उसकी शादी के लिए पॉलिसी थी और इन फ्यूचर कभी राजीव को कुछ हो जाए तो उसकी पत्नी के लिए उसने पॉलिसी ले रखी थी। और हर हफ्ते जो राजीव होता है वह बिजनौर अपने माता पिता से मिलने के लिए जाया करता है, उनका अच्छे से ख्याल किया करता है और उनसे यह भी कहा करता है कि मैं अपनी पत्नी को यहीं पर छोड़ देता हूं। लेकिन माता पिता मना कर देते हैं और राजीव अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहा करता है।
इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन जब राजीव अपने घर में अपनी पत्नी के साथ आराम कर रहा था तो उसी दौरान शाम के समय उसकी मां का फोन उसके पास आता है और वो कहती है कि बेटा तेरे पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है और लगता है वो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस बात को सुनकर राजीव के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसके बाद राजीव अपने परिवार के साथ फौरन से अपने गांव के लिए निकल जाता है और वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि पिता को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो वह अपने पूरे परिवार के साथ सीधा हॉस्पिटल जाता है और जैसे अपने पिता को देखता है तो पिता अपने बेटे को देखने के बाद फौरन से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। राजीव अपने पिता को इस दुनिया से विदा होते हुए देख फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ पर पूरे परिवार के अंदर शोक का माहौल हो गया था, लेकिन जो हो गया था उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। और इसके बाद राजीव के पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है और अंतिम संस्कार करने के बाद राजीव अपनी मां के साथ कुछ दिन वहीं पर रहता है। जैसे ही राजीव वहां से वापस लौटने वाला होता है तो वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी को वहीं पर छोड़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी मां कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, अपनी पत्नी और बच्ची को अपने साथ ले जाओ, यहां पर तो मैं संभाल लूंगी। लेकिन तभी राजीव अपनी मां की तरफ देखता है और कहता है कि मां आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है तो बुढ़ापे में हम आपसे काम नहीं कराएंगे। अब हमारा जो फर्ज बनता है वो हमें पूरा करने दो और अब बिल्कुल भी हमसे ये बात मत कहो। यहाँ पर तुम्हारी पोती रहेगी तो उसके साथ खेल कूद कर तुम्हारा मन लग जाएगा और तुम्हें बिल्कुल भी पिताजी की याद नहीं आएगी। ऐसा कहकर राजीव अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को यहीं पर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वह अपनी पत्नी से कह देता है कि देखो अब तुम्हें यहीं पर रहना है और कोई भी परेशानी का सामना मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद पत्नी भी खुशी खुशी वहां पर रुकने के लिए तैयार हो जाती है। राजीव हर हफ्ते यहाँ पर आया करता और घर के लिए जरूरत का सामान यहीं पर लाकर रख दिया करता और जब वो लखनऊ में रहा करता तो अपनी पत्नी से फोन पर लगातार बात करता रहा करता। जब भी उसकी स्कूल की छुट्टी हुआ करती तो वह सीधा अपनी पत्नी के पास फोन मिला दिया करता और उससे ढेर सारी प्यार भरी बातें किया करता है। अब इस सभी सिलसिले को चलते हुए लगभग 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद अचानक से जो राजीव की पत्नी पूजा होती है उसकी बातों में थोड़ी सी चेंजिंग उसे दिखाई देने लगती है और वह इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जब वह इस बात पर सोच विचार करता है तो वह सोचने लगता है कि शायद मैं उससे दूर रहा करता हूं ना तो इसी वजह से ऐसी हो रही होगी, तो क्यों ना मैं कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता हूं और छुट्टी लेने के बाद कुछ दिन अपने परिवार के साथ बिताऊंगा और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचकर जो राजीव होता है वह अपने स्कूल में छुट्टी के लिए अप्लाई करता है और उसे छुट्टी मिल भी जाती है। जैसे उसे छुट्टी मिलती है तो वह अपने परिवार को बिना बताए सीधा शाम के समय अपने घर पहुंच जाता अपनी गाड़ी को लेकर और जैसे वो घर जाता है तो उसे वहां पर उसकी मां और उसकी बेटी आपस में खेलती हुई मिलती हैं, लेकिन घर के अंदर उसकी पत्नी पूजा नहीं दिखाई दे रही थी। वह अपनी मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है और उसके बाद पूछने लगता है कि मां पूजा कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहां है वो। उसके बाद जो राजीव की मां होती है वो कहने लगती है कि बेटा पूजा तो अपनी सहेली के यहाँ पर गई है और उसने कहा है कि 2-3 घंटे लगेंगे। दरअसल उसकी सहेली का पति नाइट ड्यूटी पर है तो कुछ देर तक वह उसी के पास रहेगी। इस बात को सुनकर राजीव थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, जब आ जाएगी तो उसके बाद मैं उससे मिल लेता हूं। लेकिन तभी राजीव को अपने एक दोस्त के बारे में याद आता है जिसका नाम था अजीत। अजीत उससे लखनऊ में भी मिलने के लिए आया था और यहाँ पर भी पीछे से कभी कोई काम हुआ करता तो राजीव उसे अपने घर पर भेज दिया करता और वह अच्छी तरह से घर के काम को कर दिया करता था। दरअसल पिछले हफ्ते ही उसका फोन आया था और उसने कहा था कि यार इस बार आए तो एक बार मिलना जरूर, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं तुझसे मिले हुए। तो वह सोचने लगता है कि क्यों ना इतनी पत्नी आती है, इतने अपने दोस्त से मिलकर आता हूं। और यही सोचकर जो राजीव होता है वह मुस्कुराते हुए अपने घर से निकलता है, अपना सामान वहीं पर रखकर और सीधा अपने दोस्त के घर की तरफ बढ़ने लगता है। वह सोचता है उन बचपन की बातों को जब वो और अजीत एक दूसरे के साथ खेला कूदा करते थे और इन सभी बातों को सोचते सोचते धीरे धीरे वह अपने दोस्त के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। वहां पर उसके दोस्त के दरवाजा खुला हुआ था तो वह सोचता है कि मैं अंदर जाकर अपने दोस्त को सरप्राइज दूंगा, क्योंकि उसने बुधवार को ही छुट्टी ले ली थी और उसके दोस्त को बिल्कुल भी इस चीज की आशंका नहीं होगी कि उसका दोस्त बुधवार को ही आ सकता है और वह इसी वजह से अपने दोस्त को सरप्राइज देने के लिए एकदम से घर के अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे वो घर के अंदर घुसकर देखता है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। वहां पर उसकी पत्नी जो अपनी सहेली के यहां पर गई हुई थी और उसका वो दोस्त जो बचपन से उसके साथ था, वो दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। अब जैसे राजीव ये सब कुछ देखता है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और यहां पर उसके दोस्त और पत्नी जैसे राजीव को देखते हैं तो वो लोग भी सन्न रह गए थे। इसके बाद फौरन से वो अपने कपड़ों को सही करते हैं और उसके बाद खड़े होकर राजीव को समझाने लगते हैं। लेकिन जो राजीव होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं, समझाने की कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सब कुछ समझ चुका हूं कि क्या हुआ होगा और किस तरह से तुम दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए। इसके बाद जो पत्नी होती है वो रोने लगती है, लेकिन राजीव उसे चुप कराता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं। राजीव की पत्नी रो रो कर उससे माफी मांगती है, लेकिन राजीव अपने दोस्त और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और उन्हें गाड़ी में बैठाता है, क्योंकि राजीव अपनी पत्नी और अपने दोस्त को सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन यहां पर उसे ही बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया। इसके बाद राजीव गाड़ी में बैठता है और अपने कुछ और दोस्तों को फोन करके अपने घर पर
बुला लेता है। वह अपनी पत्नी और अपने खास दोस्त अजीत को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर सीधा अपने घर ले जाता है। वह अपने घर पर पहुंचता है और घर पर उसके दोस्त भी आ गए थे। दोस्तों के सामने वह अपनी पत्नी और अपने खास मित्र को गाड़ी से बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद अपनी पत्नी को घर के आंगन में खड़ी कर लेता है। इसके बाद वहीं पर एक बाल्टी पानी रखा हुआ था, उस पानी को लाकर अपनी पत्नी के सर पर डाल देता है और हाथ से उसके सिंदूर को मिटा देता है। यह सब कुछ देखकर उसके जो और दोस्त थे अड़ोस पड़ोस के, वह हैरान हो जाते हैं और कुछ गांव वाले और जो इकट्ठा हो गए थे वो लोग भी हैरान हो गए थे कि ये क्या कर रहा है, अपने होते हुए इसके सिंदूर को क्यों पोंछ रहा है। लेकिन तभी जो राजीव होता है सभी लोगों के सामने उन दोनों के बारे में बता देता है और बड़े ही शांत तरीके से वह इस बात को बताता है। कहता है कि देखो, मेरी पत्नी मेरे दोस्त से प्यार किया करती है और मैं भी इनके प्यार में बाधा नहीं बनना चाहता, क्योंकि आज के जमाने में आपने सुना होगा कि अगर पति बीच में आड़े आता है तो उसके साथ बहुत कुछ हो जाया करता है। तो मैं बिल्कुल इनको छूट दे रहा हूं और ये एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। ऐसा कहकर राजीव अपने पूजा घर के अंदर जाता है और वहां से सिंदूर की डिब्बी उठा लाता है। जैसे सिंदूर को लेकर वो बाहर निकलता है तो वहां पर लोगों में कानाफूसी होने लगती है और तभी जो राजीव होता है वह अपने दोस्त अजीत के सामने उस सिंदूर को कर देता है और कहता है कि ये लो, मैं तुम्हें खुली छूट दे रहा हूं कि तुम मेरी पत्नी से शादी कर सकते हो और इस बात से मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। अजीत इस बात को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया था, लेकिन तभी गांव वाले कहने लगते हैं कि यह तो बड़ा ही अच्छा फैसला है, अगर तुम इससे प्यार करते हो तो बेशक से इसकी मांग भर सकते हो। इसके बाद जो अजीत होता है वह अपने हाथों से सिंदूर उठाता है और सिंदूर उठाने के बाद राजीव की पत्नी पूजा की मांग में सिंदूर भर देता है। उसने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया था और इसके बाद जो राजीव होता है उन लोगों को सीधा वहां के पास ही के पुलिस स्टेशन में ले जाता अपनी गाड़ी को बिठाकर और साथ में गांव वालों को ले गया था। गांव में पहले से भी ये बात कुछ ना कुछ पता थी, लेकिन अब तक इस बात को बताने से हर कोई डर रहा था। लेकिन जब राजीव को ये बात पता चल गई तो उसके बाद वह लोग भी इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुलिस वालों को जाकर राजीव पूरी बात बता देता है कि इस तरह से मेरी पत्नी है और ये मेरा दोस्त है, इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है और मैंने इससे शादी करने के लिए कह दिया है। मेरी तरफ से पूरी तरह से आजाद है और ये बिल्कुल से इसके साथ शादी करके रह सकती है। तो पुलिस वालों को भी इस बात में कोई भी आपत्ति नहीं होती और अगले ही दिन जो पुलिस वाले होते हैं राजीव के दोस्त अजीत और साथ में उसकी पत्नी पूजा को वहां से सीधा कोर्ट ले जाते हैं और उन दोनों की कोर्ट मैरिज कराते हैं। अब ये बात जैसे ही पूजा के घर वालों को पता चलती है तो वो लोग अपनी बेटी को धमकाने लगते हैं, लेकिन राजीव उन्हें भी डांट देता है। कहता है कि आपको कोई भी अधिकार नहीं बनता इसको धमकाने का, इसकी जिंदगी है, जैसा चाहे वैसा जिए। मेरे पास मेरी बेटी है और मेरी माँ है, मैं अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लूंगा। आप लोग बिल्कुल भी इसे कुछ भी मत कहो, जो इसने फैसला किया है उस पर इसे कायम रहने दो। फिलहाल जो पूजा है वो अजीत के साथ अजीत के घर में रहा करती है और राजीव अपनी बच्ची और अपनी माँ के साथ रहा करता है। राजीव की माँ इस फैसले को सुनकर थोड़ी सी असमंजस में रहती है और अपने बेटे की तरफ अजीब निगाहों से देखा करती है। लेकिन तभी एक दिन जो राजीव होता है वह अपनी माँ को समझा देता है। कहता है कि माँ, आज के समय में तुम्हें पता नहीं है क्या क्या हो रहा है और जो कुछ भी मैंने किया वो बिल्कुल सही किया है, इसमें कोई भी बेकार काम नहीं है। अगर उसे वही अच्छा लगता है तो वो उसी के साथ जिंदगी जिए, मेरे साथ रहने से उसे क्या फायदा है। इस बात को सुनकर माँ भी इस बात को समझ जाती है। राजीव की शादी 2015 में हुई थी और 8 साल बाद यानी कि 2023 में उसके पिता की मौत हो गई थी और 2024 में राजीव ने अपनी पत्नी की शादी अपने खास मित्र से कराई थी। फिलहाल 2025 चल रहा है और यहाँ पर वो सभी लोग इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।